दोस्तों आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरह से पूरे इंटरनेट पर ऑल आइज ऑन रफा जो है वो ट्रेंड हो रहा था। और ऐसे में आपने ये फोटोज भी इंटरनेट पर जरूर देखी होंगी और कई सारे इंटरनेशनल लेवल के जो सेलिब्रिटीज हैं वो इन ट्रेंड्स के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। तो आखिर ये ऑल आइज ऑन रफा यहां पर ट्रेंड कर क्यों रहा था? अगर बात करें, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यहां पर पैलेस्टीन का जो हिस्सा है गाजा स्ट्रिप, वहां पर हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उसमें लगातार अटैक्स देखने को मिलते हैं। और ऐसे में इन अटैक्स में लेटेस्ट जो चीज निकलकर सामने आई है, इजराइल जो है ऑलरेडी गाजा स्ट्रिप के अंदर अटैक कर रहा था और ऐसे में यहां पर एक अटैक के दौरान 45 सिविलियंस जो है इनकी मौत हुई है, इनकी मृत्यु हुई है। और ये रफा नाम की जो सिटी है, रफा नाम का जो शहर है, यहां पर इस अटैक के दौरान 45 सिविलियन मारे गए हैं। आखिर गाजा के साथ तो युद्ध ऑलरेडी चल रहा था इजराइल का, लेकिन यानी कि गाजा में जो युद्ध था पैलेस्टीन से वो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन अचानक से रफा जो है ये क्यों ट्रेंड करने लगा? अटैक तो पहले भी कई शहरों पर हुआ है, रफा पर ऐसा क्या अटैक हुआ जहां पर इस तरह से यहां पर आपको पूरे इंटरनेशनल लेवल पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है इजराइल को? हालांकि 45 सिविलियन मारे गए हैं, यह बात सही है, लेकिन बहुत सारे लगभग 36,000 लोग ऑलरेडी हमास के जो ऑपरेटेड एरिया है यानी कि जो गाजा स्ट्रिप है वहां पर 36,000 लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। लेकिन अब यहां पर 45 सिविलियन की मृत्यु पर इतना आउटरेज आखिर क्यों हो रहा है और रफा नाम का जो शहर है ये क्यों इस तरह से ट्रेंड कर रहा है? यहां पर पूरे मामले को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अकेडमी में। देखते हैं कि आखिर पूरा मामला यहां पर क्या है। अगर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है, अगर यहां पर आप देखेंगे मैप, अगर आप देखेंगे ये पूरा मैप आपको इजराइल का मैप नजर आता है, ठीक है। ये पूरा मैप आपको देखने को मिलता है, ये पूरा मैप आपको यहां पर इस एरिया में पूरा इजराइल है। ये जो एरिया है वेस्ट बैंक और इधर गाजा स्ट्रिप, ये जो थोड़ा सा जमीन का एरिया है ये कंबाइंडली हम इसको पैलेस्टीन कहते हैं। तो कुल मिला के पैलेस्टीन जो है वो दो तरह की टेरिटरी से मिलकर बना है जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो पैलेस्टीन आपको दो तरह से बटा हुआ दिखेगा, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा स्ट्रिप। अभी जो लेटेस्ट अटैक जो चल रहा है, जो युद्ध, वो आपको गाजा स्ट्रिप में देखने को मिलेगा और गाजा स्ट्रिप में यहां पर आपको एक जो ऑपरेटिंग ग्रुप देखने को मिलता है वो है हमास। और हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यहां पर बेसिकली चल रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि गाजा स्ट्रिप पर आप जूम करेंगे जब, तो यहां पर आपको गाजा शहर दिखेगा, साथ में यहां पर आपको रफा नाम का शहर दिखता है। और ये रफा नाम का जो शहर है ये बिल्कुल आपको गाजा स्ट्रिप के साउथ में पड़ता हुआ नजर आएगा और इजिप्ट के बिल्कुल पास ये एकदम पड़ता है, यानी कि इजिप्ट के पास पड़ता है एकदम। तो इस तरह से इसकी लोकेशन को याद रखेंगे एग्जाम के लिए। अब अगर बात करें यहां पर, जैसा कि आप जानते हैं हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट गाजा स्ट्रिप के अंदर चल रहा है और इसकी शुरुआत दरअसल 7 अक्टूबर को हुई थी, जब यहां पर हमास ने अटैक कर दिया था इजराइल के ऊपर और लगभग 1200 लोगों की यहां पर हत्या कर दी गई थी। तो हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर अटैक करा था जिसमें 1200 लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 250 लोगों को कैद कर लिया था, जिसमें से लगभग 100 लोग अभी तक भी कैद में हैं। 7 अक्टूबर को ये अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, 1200 लोगों की मृत्यु हुई थी, 100 लोग अभी भी कैद में हैं, अभी भी उनको हॉस्टेज बनाया हुआ है। लगभग 250 लोगों को यहां पर कैद कर लिया गया था हमास के द्वारा। उसके बाद फिर यहां पर इजराइल ने फुल ब्लोन वॉर छेड़ दी हमास के खिलाफ और गाजा से पूरी तरह से गाजा में अटैक करने लगा, इजराइल एयर स्ट्राइक करने लगा। और तब से अब तक हमास और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और लगातार इजराइल गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है, बम बरसा रहा है। और ऐसे में अभी तक अगर बात करें तो यहां पर 36,000 पैलेस्टीनियन यानी कि 36,000 ऐसे लोग जो कि गाजा स्ट्रिप में रहते हैं उनकी मृत्यु यहां पर हो चुकी है अलग अलग अटैक्स के अंदर और यहां पर एयर स्ट्राइक्स के अंदर। तो पूरी तरह से यह युद्ध काफी महीनों से यहां पर चल रहा है और ऐसे में अब यहां पर रफा नाम का शहर अचानक से ट्रेंड करने लगता है। तो आखिर रफा नाम का शहर अचानक से ट्रेंड करने क्यों लगता है? दरअसल यहां पर इजराइल पूरे ही गाजा स्ट्रिप के ऊपर अटैक कर रहा है। शुरुआत में इजराइल नॉर्दर्न जो एरिया है गाजा स्ट्रिप का, यहां पर अटैक कर रहा था। तो जब नॉर्दर्न और सेंट्रल गाजा स्ट्रिप में इजराइल अटैक कर रहा था तो यहां पर बहुत सारे जो सिविलियंस है, अब यहां पर इजराइल जाहिर सी बात है जो अटैक कर रहा है, यहां पे इजराइल का कहना है कि वो हमास के जो लीडर्स हैं, हमास के जो ऑपरेटिव्स हैं, हमास के जो मिलिटेंट्स हैं, उनको टारगेट करता है और इसलिए उनको अटैक कर रहा है। तो सिविलियंस पे यहां पर कोई अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन यहां पर टारगेट किनको किया जा रहा है? हमास के ऑपरेटिव्स
और हमास के मिलिटेंट्स को। तो हमास के ऑपरेटिव्स और हमास के मिलिटेंट्स को अटैक करने के लिए इजराइल सेंट्रल और नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप के ऊपर अटैक कर रहा था। तो यहां पर ऐसे में बोला गया था कि जो सिविलियंस हैं वो माइग्रेट करके सदर्न एरिया में यानी कि साउथ गाजा स्ट्रिप के अंदर माइग्रेट कर सकते हैं ताकि वहां पर शेल्टर ले ले, ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और ऐसे में यहां पर जो ज्यादातर लोग थे आपको देखने को मिलेगा वो रफा शहर की तरफ भागे और रफा शहर के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर लोग यहां पर रहने लगे। लोगों ने शेल्टर लिया। यहां पर गाजा के अंदर जो लोग अपना घर छोड़कर भागे, रिफ्यूजी बने, वो रफा शहर की तरफ यहां पर भागे। और ऐसे में रफा शहर जो था ये एक इंपॉर्टेंट ऐसा शहर बन गया जहां पर बहुत सारे रिफ्यूजीज आपको देखने को मिलते हैं जो कि अपना घर बार छोड़कर डिस्प्लेस हुए, वो यहां पर रफा पर पहुंच जाते हैं। और क्योंकि रफा जो है ये इजिप्ट के पास पड़ता है, तो ऐसे में इजिप्ट से यहां से ह्यूमैनिटेरियन जो सप्लाईज है वो भी रफा शहर के तहत ही जा रही थी। यानी कि पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर जो लोगों के लिए, सिविलियंस के लिए पानी, खाना, दवाइयां वगैरह जो पहुंचाई जा रही थी वो रफा शहर के द्वारा ही, रफा शहर के थ्रू ही पहुंचाई जा रही थी, जो कि इजराइल से जाने वाले रास्ते को रफा से जोड़ रहा था। तो रफा जो था एक ऐसा शहर था जहां से लोग अटैक से बचने के लिए रफा की तरफ भागे और वहां पर ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है उसका भी एक केंद्र रफा बना हुआ था। ऐसे में यहां पर इजराइल इस तरफ अटैक कर रहा था, लेकिन होता यह है कि बाद में इस महीने यानी कि मई की शुरुआत के अंदर इजराइल अपना जो फोकस है वो रफा की तरफ कर देता है, यानी कि जो ये रीजन है गाजा का, इसकी तरफ अटैक करना इजराइल शुरू कर देता है। और यहां पर अगर बात करें, ऑलरेडी पूरे गाजा के अंदर यानी कि नॉर्थ और मिडल गाजा के अंदर इजराइल ऑलरेडी अटैक कर ही रहा था, और अब यहां पर साउथ गाजा के अंदर यानी कि रफा शहर के आसपास और रफा शहर में इजराइल ने इस महीने से, मई से अटैक करने शुरू कर दिए। इजराइल का कहना था कि ये जो एरिया है रफा, ये आखिरी गढ़ बचा हुआ है हमास ऑपरेटिव्स का, हमास मिलिटेंट्स का, और हमास जो ऑपरेटिव्स और मिलिटेंट्स है वो यहां पर छुपे हुए हैं, और ऐसे में इस एरिया को टारगेट करना जरूरी है अगर आपको हमास को पूरी तरह से खत्म करना है। तो इजराइल ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए मई की शुरुआत में यानी कि इस मई में यहां पर शुरुआत करी, हमास को अटैक करने के लिए रफा पर अटैक करना शुरू करा। और ऐसे में यहां पर बहुत सारे लोगों को रफा छोड़कर भागना पड़ा। लगभग यहां पर बताया जाता है 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग रफा में रुके हुए थे, रफा में शरण ली हुई थी, और ऐसे में यहां से भारी मात्रा में लोगों को भागना पड़ा। लगभग 8 लाख जो लोग हैं इनको रफा छोड़कर भागना पड़ा। तो रफा में जहां पर लोगों ने रिफ्यूज लिया हुआ था, जहां से असिस्टेंस आ रहा था, जहां से ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही थी इंटरनेशनल लेवल की, वो सब रफा में ही आ रही थी। यहां पर भी सिविलियंस आखिरी पनाह रफा में लोगों ने ली हुई थी क्योंकि पूरे गाजा में कहीं जगह नहीं थी। तो ऐसे में यहां पर भी जब अटैक इजराइल करना शुरू करता है हमास के ऑपरेटिव्स को टारगेट करने के लिए, तो ऐसे में लोगों को रफा छोड़कर भागना पड़ता है। अब अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि क्योंकि यहां पर रफा के अंदर आप देखेंगे लगातार अटैक हो रहे थे और रफा आखिरी शहर बचा हुआ था, पूरे गाजा में तो अटैक हो ही रहे थे, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो यूएन है, यूएन यहां पर ऑलरेडी कई बार बोलता रहा कि भाई ऐसे में यहां पर अब अटैक किस पर होने लगे, रफा के ऊपर। तो यूएन का भी कहना था कि भाई पूरे गाजा में कहीं पर भी छुपने की जगह नहीं है, पूरे गाजा में यहां पर अटैक हो रहे हैं, कहीं पे भी छुपने की कोई सेफ जोन गाजा में नहीं बचा है, और यह वार्निंग यूएन पहले ही कहता रहा था। और ऐसे में लगातार यहां पर अटैक होने लगे, और इस महीने में यहां पर रफा को भी इजराइल ने टारगेट किया, और सिर्फ टारगेट ही नहीं किया बल्कि यहां पर एयर स्ट्राइक तो हुई, इसके अलावा जो रोड जाता है इजिप्ट से रफा की तरफ, यानी कि रफा को इजिप्ट से जोड़ने वाला जो रोड है उसको भी यहां पर एंट्री पॉइंट को ब्लॉक कर दिया। यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस रफा की तरफ जा रहा था उसको भी यहां पर ब्लॉक कर दिया। यानी कि वो जो क्रॉसिंग थी गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच में, जो कि रफा तक मदद पहुंचाती थी लोगों के लिए, इजराइल ने उस एरिया को भी ब्लॉक कर दिया। यानी कि पानी, खाना और कोई दवाइयां वगैरह रफा तक सिविलियंस के लिए यहां पर नहीं पहुंच सकती है। और ऐसे में यूएन लगातार इसके ऊपर कंसर्न जताता रहा है कि जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाजा के अंदर, लोगों के अंदर भारी मात्रा में मेल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है, यहां पर लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं यहां पर देखने को मिल सकती है सिविलियंस की जहां तक बात है। तो ऐसे में यहां पर गाजा के अंदर रफा शहर की तरफ जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जा रहा था उसको रोकना यहां पर एक तरह से ठीक नहीं है। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूएन का जो कोर्ट है,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि यूएन की एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, यानी कि आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम मुझे बता सकते हैं, जिसमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन जो है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि इंटरनेशनल लेवल के मामलों में यहां पर सुनवाई वगैरह करता है। ऐसे में यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इजराइल को कुछ ही दिन पहले कहा था कि रफा में जो अटैक चल रहे हैं उसको यहां पर रोका जाए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन डायरेक्ट इंटरवीन कर रहे हैं इजराइल जो अटैक गाजा में कर रहा है, खास तौर पर रफा में। तो रफा में जो अटैक यहां पर चल रहे थे, इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी डायरेक्ट यहां पर इंटरवीन करा, और ऐसे में पूरा इंटरनेशनल प्रेशर जो था इजराइल के ऊपर बनाने की कोशिश की गई कि भाई रफा पे आप एटलीस्ट अटैक मत करिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सिविलियंस लोग रुके हुए हैं, उन तक मदद पहुंच रही है और वो सब लोग युद्ध से बचने के लिए वहां पर रुके हैं। तो ऐसे में ये बात यहां पर की गई, और इसलिए रफा पर होने वाले जो अटैक हैं इसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ठीक है, आपका हमास से कॉन्फ्लिक्ट है, हमास ने आपके ऊपर अटैक करा, इजराइल के 1200 सिविलियंस की हत्या करी, तो ऐसे में बिल्कुल आप हमास को अटैक करिए, लेकिन यहां पर सिविलियंस को जिस तरह से समस्या हो रही है, यह बहुत बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिलती है। और ऐसे में अगर बात करें इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, अब जब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लगातार चीजें यहां पर चलती रहती हैं, क्योंकि इजराइल ने अपना फोकस रफा की तरफ शिफ्ट कर दिया था। तो ऐसे में यहां पर हमास ने फिर से 4 महीने बाद फिर से अटैक खोल दिया और मिसाइलें दाग दी तेल अवीव के ऊपर, यानी कि इजराइल की कैपिटल के ऊपर। इजराइल का एक इंपॉर्टेंट शहर जो है तेल अवीव, उसके ऊपर यहां पर इजराइल के इंपॉर्टेंट शहर के ऊपर हमास ने अटैक लॉन्च कर दिया, और वो भी 4 महीने बाद मिसाइल से अटैक करा। हालांकि यहां पर टोटल 8 मिसाइलें दागी गई थी हमास की तरफ से, और ऐसे में यहां पर इजराइल का जो आपको पता है आयरन डोम, यानी कि वहां का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसने इन सभी मिसाइलों को ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया। लगभग 3 मिसाइलों को इंटरसेप्ट करा और बाकी जो 5 मिसाइल थी वो खाली एरिया में जाकर गिरी। तो यहां पर इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ लोगों को थोड़ी बहुत इंजरी यहां पर हुई, जो अटैक यहां पर तेल अवीव के ऊपर किया गया था हमास के द्वारा। और हमास से जब पूछा गया कि भाई तुमने ये अटैक यहां पर क्यों किया, हालांकि क्योंकि हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर की बात यहां पर चल रही है, और इस बीच जो तेल अवीव के ऊपर अटैक जो है हमास यहां पर कर देता है। तो हमास से जब पूछा गया कि भाई आपने अटैक क्यों किया है तेल अवीव के ऊपर, तो हमास का कहना है कि रफा में जिस तरह से ऑफेंसिव, यानी कि जिस तरह से रफा में अटैक कर रहा है इजराइल, इस चीज के रिएक्शन में हमने यहां पर इजराइल के ऊपर यह मिसाइल लॉन्च की है। और ऐसे में इजराइल के ऊपर यह मिसाइल 4 दिन पहले लॉन्च की गई तेल अवीव के ऊपर हमास के द्वारा, और फिर उसके बाद दोबारा से जब इजराइल ने यहां पर एयर स्ट्राइक करी, दोबारा से इजराइल ने जब एयर स्ट्राइक करी गाजा के अंदर रफा के ऊपर, तब यहां पर 2 दिन पहले आपको 45 लोगों की मृत्यु होती हुई नजर आती है। तो 45 लोगों की मृत्यु होती हुई जो नजर आती है, इसको लेकर फिर यहां पर पूरा ट्रेंड जारी हो गया। हालांकि रफा के ऊपर पूरा फोकस मई की शुरुआत से ही इजराइल का बना हुआ है, ठीक है। और अभी फिलहाल जो लेटेस्ट यहां पर जो किलिंग हुई है, 45 सिविलियंस जो मारे गए हैं, दरअसल ये इस रिस्पॉन्स में मारे गए हैं क्योंकि यहां पर तेल अवीव के ऊपर अटैक हमास ने किया था। तो अब यहां पर इजराइल ने भी यहां पर कार्रवाई की है, और इजराइल का यह कहना था कि हमने यहां पर जो कार्रवाई की है, दरअसल 2 जो मिलिटेंट थे हमास के, उनको यहां पर टारगेट करना था। हालांकि वो बात अलग है कि सिविलियंस की भी यहां पर मृत्यु होती हुई साफ नजर आती है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कि किस तरह से यहां पर एक इंपॉर्टेंट शहर रफा जो बचा हुआ था, ह्यूमैनिटेरियन एड यहां पर जा रहा था, उस पर भी यहां पर अटैक हो रहा है। तो इसमें इसी वजह से यहां पर पूरा मामला ट्रेंड कर रहा है। अब अगर बात करें यहां पर इजराइल इस तरह से गाजा के ऊपर अटैक लगातार कर रहा है, पूरे गाजा के ऊपर अटैक हो रहे हैं, और ऐसे में इजराइल का आखिर प्लान क्या है, क्या प्लान है इजराइल का गाजा को लेकर, पैलेस्टीन को लेकर। तो यहां पर अगर गाजा की बात करें तो गाजा के अंदर आपको देखने को मिलेगा हमास गाजा को ऑपरेट करता है। तो इजराइल का जो प्लान है नियर टर्म में, इजराइल का प्लान है तो गाजा के अंदर हमास की जो लीडरशिप है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, हमास की जो पूरी हायरार्की है लीडरशिप की उसको खत्म कर दिया जाए, और यहां पर जो लीडरशिप है वो यहां पर इस तरह से आए कि इस गाजा के लोगों की, पैलेस्टीन के लोगों की अलग से लीडरशिप आए। कुल मिला के यहां पर हमास की लीडरशिप को खत्म यहां पर करना है, हमास का जो कंट्रोल है उसका गाजा के ऊपर से कंट्रोल हटाना है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर ओवरऑल प्लान की, तो ओवरऑल प्लान भी यहां पर इजराइल का बताया जाता है गाजा को लेकर कि यहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिस्टर गैलेंट, वो यहां पर 4 कॉर्नर प्लान की बात करते हैं। इजराइल का गाजा को लेकर एक 4 कॉर्नर प्लान की यहां पर बात की जाती है कि भाई यहां पर ओवरऑल जो सिक्योरिटी कंट्रोल होगा गाजा के अंदर, पहली बात वो इजराइल का होगा। इसके अंदर 4 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट है कि गाजा के ऊपर ओवरऑल सिक्योरिटी कंट्रोल ले लेगा इजराइल,
ठीक है। तो इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो गाजा के ऊपर सिक्योरिटी कंट्रोल यहां पर ले लेंगी। उसके बाद यहां पर सेकंड स्टेज में मल्टीनेशनल फोर्स जो है, यानी कि कई सारे देशों की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और भी अरब देशों को यहां पर शामिल किया जाएगा और गाजा के अंदर मल्टीनेशनल फोर्स के हिसाब से यहां पर गाजा को फिर से रीबिल्ड किया जाएगा। जो गाजा में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतनी बॉम्बिंग हो रही है, इसको ठीक से रिस्टोर किया जाएगा और सभी देश इसके अंदर शामिल होंगे। दूसरा स्टेप यह है। तीसरा फोर कॉर्नर प्लान का जो स्टेप है वो ये कि यहां पर जो नेबरिंग कंट्री है इजिप्ट, इसका भी यहां पर इस प्लान के अंदर कुछ रोल होगा, ठीक है। उसके अलावा जो चौथा स्टेप है वो ये कि अल्टीमेटली क्या किया जाएगा, अल्टीमेटली गाजा के अंदर, यानी कि गाजा के अंदर अल्टीमेटली हमास खत्म हो जाएगा और ऐसे में यहां पर रीबिल्ड भी गाजा को किया जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पर जो कंट्रोल है गाजा को रन करने का, गाजा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का, गाजा के अंदर सरकार चलाने का, ये वहां के लोगों को, यानी कि पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर गाजा के लिए जो प्लान इजराइल बता रहा है वो ये कि गाजा को दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा बाकी देशों की मदद से और फिर वहां पर अल्टीमेटली एक पैलेस्टीन के लोगों की ही सरकार वहां पर लागू कर दी जाएगी और वही अपनी देश को चलाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे कंट्रोल वहां से हटाया जाएगा। तब तक सिक्योरिटी कंट्रोल पूरी तरह से, सबसे पहले स्टेज है कि सिक्योरिटी कंट्रोल पूरी तरह से किसके पास जाएगा, इजराइल के पास। तो यहां पर कहने का मतलब यह है गाजा को लेकर सिक्योरिटी इजराइल अपने हाथ में रखना चाहता है और वहां की जो गवर्नेंस है वो लोगों के हाथ में लॉन्ग टर्म में दे देना चाहता है। और इसके लिए यहां पर बताया जाता है कि भाई 2035 का गाजा के लिए प्लान यह है कि फिर गाजा को यहां पर रीडेवलप जब किया जाएगा तो यहां पर इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी, यहां पर आप देख सकते हैं बड़े शहर बनाए जाएंगे, बिल्डिंग्स, स्काईस्क्रैपर्स, इस तरह से गाजा को डेवलप किया जाएगा कि भाई यहां पर इन्वेस्टमेंट वगैरह लेकर आई जाएगी। तो ये सब ओवरऑल प्लान है। इसके अलावा गाजा में अभी क्या चल रहा है फिलहाल वो आपको देख सकते हैं कि यहां पर बड़े स्तर पर सिविलियंस का बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है और ऐसे में यहां पर कोई पीसफुल सॉल्यूशन जरूर जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। दोस्तों ये था पूरा मामला और आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसा कि आप जानते हैं अनअकैडमी के साथ अब आप एनसीईआरटीज की कवर कर सकते हैं, अपनी यूपीएससी की तैयारी को शुरू कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 499 में। सिर्फ और सिर्फ 499 के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं और ऐसा कोर्स आपने पहले कभी भी कहीं पर नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि जो भी दोस्त यहां पर अपना डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें तैयारी शुरू कैसे करनी है, यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या पढ़ना होता है, सारी कंफ्यूजन रहती है और फिर कोर्सेज काफी महंगे दिखते हैं। तो ऐसे दोस्तों के लिए 499 में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कोर्स लॉन्च किया गया है ताकि आप अपना डिसीजन ले पाएं, ताकि आप एटलीस्ट अपनी तैयारी शुरू कर पाएं। और ऐसे में आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर गाइड करेंगे और आपको एनसीईआरटी यानी बिल्कुल फाउंडेशन से चीजों को कवर कराएंगे और कोर सब्जेक्ट्स पर आपके काम करवाएंगे। यूपीएससी के दोस्तों कोर सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक। ये कोर सब्जेक्ट्स आपकी प्रिपरेशन के हर लेवल में काम आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। तो आपके तीनों ही स्टेज में काम आने वाले ये सब्जेक्ट्स आपको यहां पर कवर करवाए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 499 में। तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। तो SMK लाइव अगर आप कोड लगाते हैं तो इस कोर्स के अंदर आप जुड़ सकते हैं और याद रखेंगे सिर्फ 499 बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, इसलिए ताकि आप अपना डिसीजन ले पाए। इसलिए अफोर्डेबल नहीं रखा गया कि भाई यहां पर जो है एनसीईआरटीज कवर करवाई जा रही है, यह अफोर्डेबल इसलिए रखा गया है ताकि आप अपना डिसीजन ले पाएं तैयारी शुरू करने का और आप एजुकेटर्स की गाइडेंस में यहां पर आ पाएं और फिर आपको जैसे भी तैयारी करनी है इसके बाद, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेना हो या फिर अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट तैयारी करनी है, वो फिर आपका डिसीजन है। फिलहाल आप अपना डिसीजन ले पाए तैयारी शुरू करने का, इसलिए यहां पर एंट्री बैरियर हटा दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों 2025 की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए 2 बैच लॉन्च हो चुके हैं। बाइलिंगुअल आरंभ बैच और ट्रायम्फ बैच इंग्लिश मीडियम का आपको देखने को मिलता है। दोनों ही बैचेस आपको 2025 की बिल्कुल जीरो से, फाउंडेशन से तैयारी आपको करवाते हैं और ऐसे में यहां पर सभी टॉप एजुकेटर से आप जुड़ सकते हैं। एक कोर्स लेने के बाद आप दूसरे कोर्स के भी जो एजुकेटर्स हैं उनकी भी क्लासेस आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप यहां पर इंग्लिश मीडियम में एनरोल करते हैं तो आप मृणाल सर से इकोनॉमी भी पढ़ सकते हैं, यह फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। उसके अलावा 1-on-1 मेंटरशिप, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलता है सिर्फ 29,999 के अंदर। और ये कोर्स दोस्तों 15 महीने के हैं, याद रखेंगे 12 महीने के नहीं है, 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, 15 महीने के कोर्सेज हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। इसके अलावा दोस्तों यहां पर 2026 के भी बैच लॉन्च हो चुके हैं, सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। इसके अलावा ₹1 में टेस्ट सीरीज आपने कभी नहीं देखी होगी, 2024 की जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की, इसकी आप एनरोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ₹1 में। तो बिल्कुल यहां पर एनरोल करेंगे, देखेंगे कैसे टेस्ट हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर सेट होते हैं। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं
सीसैट का कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है 1999 के अंदर। तो 1999 यानी कि सिर्फ 2000 रुपए में आप सीसैट भी पढ़ सकते हैं। यहां पर मधुकर कोटावे सर जो है अपनी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देंगे, रीजनिंग और मैथ सब यहां पर कवर होगा। कोड लगाना होगा SMK लाइव। इसके अलावा 29 मई और 2 जून को यहां पर आपको ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा 2024 के लिए। अपनी ऑल इंडिया रैंक आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, काफी अच्छे लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। कोड लगाना होगा SMK लाइव। चलिए, तो दोस्तों ये था पूरा मामला कि रफा आखिर ट्रेंड क्यों कर रहा है। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज गाजा की और इजराइल की न्यूज में रही हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। पेपर में वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जो वेस्टर्न एशिया का रीजन है, यहां से इंपॉर्टेंट शहर और लोकेशंस पर क्वेश्चन यूपीएससी में आते रहे हैं। और ऐसे में आपको ये जो सिटीज, शहर के नाम आते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया में खासतौर पर, ये आपको पता होने चाहिए। और ऐसे में जिन शहरों के, सिटीज के आप नाम जानते हैं, इजराइल के और गाजा के, उनको आप कमेंट बॉक्स में यहां पर लिख सकते हैं, ताकि सभी बच्चों को ये पता चल सके कौन सी सिटीज और शहर इस बार न्यूज में थे। चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।